Hello students, welcome to OLE. Last class we have studied the meaning of balance of payment. Let me revise a bit. Balance of payment is a financial statement which deals with export and import of a country. अगर एक कंट्री का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है इन अ जनरल टर्म्स। हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स दैट इज स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कैपिटल एंड द अदर वन इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। Remember students, I am again repeating, goods तो याद रहता है, ज़्यादातर स्टूडेंट सर्विसेज पे भूल जाते हैं कि सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो वेन एवर आई एम सेइंग गुड्स बैलेंस, आई एम रेफरिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड. So if someone asks you that what is balance of trade? Balance of trade means the export and import of goods only. ठीक, यहां पे सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता। करंट अकाउंट के दूसरे सेगमेंट पे आता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं। तो पहले हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालते हैं, उसके बाद सर्विसेज उसमें लेटर ऑन ऐड करते हैं। फिर आता है इनविजिबल बैलेंसेस। नाउ व्हाट आर इनविजिबल बैलेंसेस? बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड current transfers. I hope you remember that what is the balance of factor services. Factor services actually related to factors of production. अब हमारे इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार हैं। इनके काम के रिटर्न में जो इनको मिलता है दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इफ आई एम एडिंग these four things, then right now I am talking about balance of factor services. Any other services excluding these four will include in this item, that is balance of non-factor services. तो non-factor services क्या हुए? जैसे बैंकिंग हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, होटेलियर्स का फैसिलिटी हुआ, ये सारी चीजें आपके बैलेंस ऑफ नॉन-फैक्टर सर्विसेज में आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए ही है, इसके अलावा इसमें किसी तरीके का और सर्विस इंक्लूड नहीं होगा। बाकी जितने सारे फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज बचे, जितने भी सारे फैक्टर्स के सर्विसेज या जिसको आप फैक्टर्स कह सकते हैं, उनके जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, उनके सारी चीजें आपके बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज में आएंगे। Do remember this thing that if you are mixing these two head together, marks will be deducted. See, it's a component. It's a structure of balance of payment. You can't mix any head with other head. It's a specific head and you have to write items under those specific head only. Whenever you are explaining any item or let's say any account, let's say I am explaining current account, there you have to specifically mention that current account does not, remember student, it does not affect or has an impact on assets and liability. तो ये आपका पहला लाइन होना चाहिए कि करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट या किसी भी तरीके से फीचर नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के बैलेंसेस को दिखाता है, इनविजिबल बैलेंसेस को दिखाता है और करंट ट्रांसफर्स को दिखाता है। यहाँ पे एसेट्स या लायबिलिटीज के बारे में बात नहीं होती। सो फर्स्टली यू हैव टू एक्सप्लेन दिस करंट अकाउंट, देन यू हैव टू एक्सप्लेन गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, विच इज ऑब्वियसली गुड्स बैलेंस इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। देन आता है आपका इनविजिबल बैलेंसेस। इनविजिबल बैलेंसेस को तीन भागों में बांटा गया है। अगेन यू हैव टू मेंशन दीज थ्री आइटम्स सेपरेटली। ओके, that invisible balance includes first balance of factor services, second balance of non factor services, third current transfers. Current transfers क्या है? हमारे donations या gifts। ठीक, तो ये है आपके
करंट अकाउंट का कंपोनेंट। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है। कैपिटल अकाउंट फिर वही चीज, फर्स्ट दैट इट विल इम्पैक्ट और इट फीचर्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। सो यू हैव टू मेंशन दैट current capital account, you have to mention that capital account represents the assets and liabilities side. You have to mention this assets and liabilities. Current account में assets and liabilities नहीं था, capital account में capital account में assets and liabilities है. Okay, the first part is borrowings. Now borrowings means that I am borrowing money from someone. तो ये lending हुआ, अगर lending हुआ तो मुझे वापस भी देना है, अगर वापस देना है so this is my liability. Okay, now you understood that why I am saying capital account represents the liability side, because borrowing जो इसका first component है वही हमें बता दे रहा है कि lending purpose के लिए हम लोगों ने रुपए उधार लिया है, इसको हम लोग simple हिंदी में कहते हैं उधार लेना, that is a lending obviously. So if my country is asking or let's say borrowing some money from US or UK, that is we have to pay that country back, and obviously it's a borrowing, then there are or let's say there is a specific amount of interest with the borrowing. तो ये एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी है, और जितना ज्यादा बोरोइंग बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए बोरोइंग्स आपका पहला पार्ट है एंड दिस इज कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप देखोगे कि बोरोइंग्स दो तरीके के होती है, एक होता है इंटरनल बोरोइंग, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल बोरोइंग। Now what is an internal borrowing? If a government is asking money from its people, that is countrymen, or from central bank, that is RBI, then it is an internal borrowing. If a country is asking money from other country, then it's an external borrowing. So do remember students, यहाँ पे जो borrowing की बात हो रही है, it is specifically external borrowing only. Internal borrowing का balance of payment के साथ किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन नहीं है. It's always external borrowing. Why? Because it will impact our trade directly or indirectly. That I will explain later on that how it will impact. Next come your foreign investment. Foreign समझ में ही आ रहा है, बाहर का इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में उनका रुपया लगाना, ठीक, या इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो पूंजी या निवेश पूंजी करना, तो दिस इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. So foreign investment in short is investment done by foreign companies in the domestic market. हमारे डोमेस्टिक दैट इज इंडिया के मार्केट में अगर किसी फॉरेन कंपनी ने अपना रुपया इन्वेस्ट किया है या लेट्स से सेटअप किया है, और in a very nutshell language if I say that foreign companies have set up their branches in India, that means somewhere down the line it is foreign investment. Foreign investment can be directly or indirectly. Again, there is two types of foreign investment. You don't have to write it under specific heads, but when you are explaining it, kindly mention these 2 points, that foreign investment can be of two types. First, that is direct investment. If suppose UK or US is setting up its companies means incorporated in UK or US, its company in India, one of the branch in India, so that is a direct investment. उन्होंने अपने कंपनी का एक ब्रांच हमारे इंडिया में ओपन किया है, so that is direct investment. Indirect investment, उन्होंने अपना कोई ब्रांच तो ओपन नहीं किया, लेकिन हमारे किसी डोमेस्टिक कंपनी से कोलैबोरेशन किया और उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचे. If you remember that recently Harley Davidson bike did the same thing. Firstly, they have opened their own branches, own showrooms in India. When they faced loss, what they did is they collaborated with Hero, and now they are selling actually their bikes through them. So this is called indirect foreign investment. तो डायरेक्ट एक हुआ आपका डायरेक्टली जहाँ पे अपने ब्रांचेस ओपन कर लिए, अपने शोरूम्स ओपन कर लिए. इनडायरेक्ट आपका एक कोई ब्रांच था, डोमेस्टिक कंपनी का कोई ब्रांच था, उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया और उसके थ्रू उन्होंने बेचा.
पहले अगर लेट्स से पास्ट में अगर जाते हैं तो मारुति सुजुकी भी समवॉट यही काम करती थी, दैट इज सुजुकी इज अ डिफरेंट कंपनी, मारुति इज अ डिफरेंट कंपनी, दोनों ने कोलैबोरेट किया और दोनों ने कोलैबोरेट करके आगे इसको फॉरवर्ड किया था। सो दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट डन बाय फॉरेन कंपनीज इन डोमेस्टिक मार्केट। These two are major components of capital account. इसके बाद आता है the third one, that is other components. NRI deposits. NRI क्या होते हैं? Non-residential Indians. Non-residential Indians means ऐसे Indians जो हमारे कंट्री में 365 डेज नहीं रहते हैं। अब 365 डेज मतलब 365 डेज मतलब कैलेंडर ईयर। सो कैलेंडर ईयर में वो हमारे यहाँ नहीं रह रहे हैं, सो दोज आर नोन एज NRIs and their financial interest lies in a different country. वो कहीं और काम कर रहे हैं, but they are obviously citizen of India. So they are citizen of India but working outside India. Those people are known as NRIs. तो NRIs अगर हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, so those deposits or those investment will come under NRI deposits. Now the point is why I said that हमारे इकोनॉमी means domestic economy, that they have to invest in our own economy, not that where they are living at present. Suppose I am living in US right now and I have invested $1,000 in US company or in US stock market. So that part or that money won't be calculated under balance of payment or let's say under NRI deposits. Why? Because it is not invested in the domestic economy, it is invested in the foreign economy, that is of US. But if I have invested my money in let's say Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange of India, then right now I have invested my money in domestic economy. Or if I have opened my saving account in SBI, so right now the deposit amount is there in the domestic economy. अब डोमेस्टिक इकोनॉमी पे इतना फोकस क्यों है? डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस इसलिए है क्योंकि हमने जैसे ही अपना रुपया SBI में जमा किया वो चैनलाइज होगा हमारे इकोनॉमी के अंदर ही, it will circulate within our economy and obviously it will multiply or let's say it will increase the money supply in the market of India. ये जरूरी चीज है, ये पॉइंट जरूर समझिएगा कि whenever I am investing in my economy वो चैनलाइज हो जाता है, वो रुपया एक जगह से दूसरी जगह जाता है एज एन इन्वेस्टमेंट, देन वो इन्वेस्टमेंट सर्कुलेट होता है ओवरऑल एंड इट क्रिएट्स और लेट्स से इंक्रीज द मनी फ्लो इन द मार्केट। तो इसीलिए हम लोग हमेशा डोमेस्टिक इकोनॉमी की ही बात करते हैं rather than फॉरेन इकोनॉमी, क्योंकि फॉरेन इकोनॉमी में अगर आपने इन्वेस्ट किया इट वोंट हेल्प और लेट्स से इट वोंट क्रिएट और इट वोंट रेज द मनी सप्लाई इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। सो इसीलिए एक चीज हमेशा NRI डिपॉजिट इज ऑलवेज रिलेटेड टू डोमेस्टिक इकोनॉमी ओनली। ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है या लेट्स से एक केस स्टडी के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। सो डू रिमेंबर दिस थिंग, NRI डिपॉजिट्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू डोमेस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट कम्स बैंकिंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज अ बैंकिंग कैपिटल? एक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो बैंकिंग कैपिटल इज लेट्स से दोज एसेट व्हिच इज बीइंग ब्रॉट बाय बैंक। सिंपल है कि एनी एसेट ब्रॉट बाय बैंक इज अ बैंकिंग कैपिटल और विल कम अंडर बैंकिंग कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है जो हमारे बैंक्स हैं दैट इज डोमेस्टिक बैंक्स SBI, HDFC, ICICI, दैट इज which is being incorporated or let's say regulated by Banking Regulation Act 1949। अगर उस एक्ट के तहत जो बैंक्स बने हैं, सेटअप हुए हैं, वो बैंक्स किसी बाहर देश में जाकर वहां पे कोई एसेट खरीदते हैं, those assets will come under banking capital. So any domestic bank invested slash purchased any assets in foreign country, those assets will come under banking capital. So again domestic banks एक important point था, दूसरा था foreign assets. Any bank which is purchasing any assets in domestic market, obviously that won't be counted
under balance of payment. Why? Because balance of payment is related to export and import. ये काम ही करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के थ्रू में. तो यहाँ पर अगर HDFC ने लखनऊ में और लेट्स से कैलकाटा में और चेन्नई में कोई एसेट खरीदा है, वो मैटर नहीं करेगा अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट. ऑब्वियसली इट विल मैटर बट नॉट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो दिस टाइम व्हेन अ बैंक is purchasing any asset in foreign country, those assets will come under banking capital. Next and last point is short term credit. Short term credit means अगर किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट दैट इज लोन फैसिलिटी या लेट्स से लेंडिंग पर्पस शॉर्ट टर्म में हो रहा है. नाउ व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म एक्चुअली? देयर आर टू टर्म्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड आल्सो अ मीडियम टर्म. लॉन्ग टर्म usually refers to 10 years gap, that is 1 to 10 years का अगर कोई ड्यूरेशन है जिसके पर्पस में लोन लिया गया है, अगर ऐसा कोई लोन है, सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म लोन. मीडियम टर्म 1 to 5 years and 1 to 2 years or 3 years depending on the conditions will always terms as short term. तो short term credit क्या है? Short term credit है कि purchases from international market, anything which is purchased by any citizen or let's say any company from the international market, that will term as short term credit. खरीदने पे जो भी उसको रुपया देना है, that will come under short term credit. These three and these two together will form the components of balance of payment. और क्वेश्चन अगर आता है what is the structure of balance of payment, then you have to say the structure of balance of payment is being divided into two parts. First, current account and second is capital account. Under current account we have two heads and under capital account we have three heads. Then students, you have to specifically mention these heads separately. आपको ऐसे ही अलग अलग heads को एग्जाम्पल के थ्रू मेंशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा. हाँ, अगर आपका ये 3 marks में आता है, let's say in CBSE 3 marks it comes, then what will you do? आपको फिर करंट अकाउंट के बारे में एक लाइन लिखना है और इसको शॉर्ट में, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज, लेट्स से इनविजिबल आइटम्स, इनको आपको शॉर्ट में वन लाइनर्स में देना है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए इन CBSE वी हैव वर्ड लिमिट. सो देयर यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड इन 6 marks ऑब्वियसली यू हैव टू एलैबोरेट योर पॉइंट्स. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि what is disequilibrium of balance of payment and how can we correct it. So students, now we are talking about equilibrium of balance of payment. So what is an equilibrium state? Technically, if I say that exports is import, that is it's equal to import or import is equal to export. In both the terms, it is nullified, that is it will come 0. मैंने क्या बोला अभी? समझिए 100 यहाँ पर है, 100 यूनिट्स का मैंने एक्सपोर्ट किया एंड सेम 100 यूनिट का मैंने इंपोर्ट किया. तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्योंकि इक्वल है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो आपका नलीफाई हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये 0 आएगा. सो दिस इज व्हाई आई रोट दिस 0. ठीक, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कंडीशन यही है, कुछ अलग नहीं है. लेकिन जब आप अपने बोर्ड्स में लिखेंगे देन यू विल से दैट करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एनी एरर्स and omission. If these comes 0, then this is your equilibrium point or this is an equilibrium condition. Why it will come 0? मैं तो यहाँ प्लस कर रहा हूँ. ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीजें बाहर जाएंगी, जो बाहर जा रही हैं वो शायद नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. अगर हम लोगों ने बाहर से बहुत ज्यादा मंगवाया तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर हम लोगों ने बाहर बहुत सारी चीजें भेजी हैं, दैट इज वी हैव सेंट
few items more than what we are receiving, then वो positive में रहेगा. Errors, maybe there are some errors in past which we are rectifying at present, or there are some errors in present. Why there are some errors? Because it's a man-made transactions which we are calculating. So man-made transactions does include some percent of human errors. So these errors are those. Okay. Omissions, जो छूट गया हो, left over. Let's say हम लोगों ने 31 दिसंबर को एक एक्सपोर्ट किया, but we didn't get the papers related to those export on time. वो पेपर आते आते मार्च हो गया, that is the next year. So that time those items are left over, which will be included under this financial or let's say this accounting year. So यहाँ पे current account plus capital account plus errors and omission, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ और तब ऑब्वियसली कोई इसमें से एक नेगेटिव वैल्यू होगी, कोई एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, इन दोनों को ऐड करने पे जीरो जब अमाउंट आएगा, so that is my equilibrium state. ये था आपका टेक्निकल. दिस वन इज सिंप्लीफाइड वे. अगर आपका एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, दैट इज बोथ अ सेम अमाउंट और लेट्स से सेम यूनिट्स, देन ऑब्वियसली इट्स जीरो एंड दैट इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन. हम लोग इस इक्विलिब्रियम पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम पे ऐसी क्या बात है दैट वी आर कंटिन्यूअसली आस्किंग दैट इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शुड बी इक्वल, इट शुड नॉट बी मोर, और नीदर एक्सपोर्ट शुड बी मोर नॉर इंपोर्ट शुड बी मोर. ऐसी बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं? राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस ओनली, इक्विलिब्रियम स्टेट. व्हाई इक्विलिब्रियम स्टेट इज गुड? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट? नाउ जस्ट इमेजिन दैट वी आर डिपेंडिंग और लेट्स से वी आर इंपोर्टिंग मोर गुड्स फ्रॉम यूएस. ठीक, यूएस से हम लोग ज्यादा से ज्यादा सामान मंगवाते हैं. सपोज देयर इज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी and their president changes, and he declared that he won't export, let's say, some amount of quantity to India in near future. कुछ amount या कुछ quantities किसी भी commodity की वो हमें नहीं देंगे. Then what will happen? Our economy will get disturbed. हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो इकोनॉमी है, पता चला जो चीज़ हम लोग यूएस से मंगवा रहे थे वो हमारे कैपिटल इंडस्ट्री के लिए या लेट्स से प्राइमरी सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी था, वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर जाएगा. तो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं उससे हैम्पर करेगी. तो ऐसा अगर होता है तो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इनकम में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा. इन शॉर्ट, दैट इज द डिपेंडेंट इन शॉर्ट द डिपेंडेंसी of any country is actually harmful for the growth and development. तो यहाँ पर हमेशा ये याद रखना है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक लिमिट तक हो, अंडर अ कंट्रोल सिचुएशन, देन ओनली इट्स गुड. जो मैंने अभी कहा, इट्स वन ऑफ द सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ व्हाट इज अ डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट? Obviously, if my export and import is not equal, then that situation is disequilibrium. Whenever I am saying that export and import is not equal, that means that maybe export is more than import or import is more than export. ज़्यादातर ये देखा गया है कि in developing or underdeveloped countries, our imports are obviously more or more than exports. हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हम लोगों के पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी मशीनरीज नहीं है कि हम लोग कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्शन को एट पार या लेट्स से एट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे ले जा सके. सो व्हाट वी डू इज वी कंटिन्यूसली आस्क फॉर मनी, मशीन्स और लेट्स से लेबर्स और टेक्नोलॉजी फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. ये एग्जाम्पल है. We are again and again asking for some technological advancement or machineries or capital from the foreign countries. So right now, obviously, my import will be more than export. तो यहाँ पर जो import ज़्यादा हो जाएगा export से, that is the disequilibrium condition. Whenever people ask you or whenever in your exam
they ask you what is a disequilibrium balance of payment, you have to mention that disequilibrium balance of payment in simple words means exports are not equal to imports. It may be in two ways. First, exports are more than imports और exports are less than imports. इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो नहीं होगा, दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, शायद एक ज्यादा होगा, शायद दूसरा ज्यादा होगा. तो अगर ऐसा कोई भी कंडीशन होता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम माना जाएगा. अब बात आती है कि कौन सा कंडीशन ज्यादा खराब है, विच इज द वर्स्ट कंडीशन. सो राइट नाउ द वर्स्ट कंडीशन इज if your imports are more than exports. That is, we are continuously asking more and more commodities, products or capital or currencies from foreign countries. If my country is doing that, then obviously this is the worst condition right now. So जो भी underdeveloped और developing countries है जहां पर उनका import ज्यादा होता है, ऑब्वियसली उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम तो है ही, लेकिन वो वर्स्ट कंडीशन पे है. ये कम से कम नहीं होना चाहिए. इफ योर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स दैट फर्स्टली यू आर अ डेवलप्ड कंट्री. आप अपने रिसोर्सेज को, आपके पास जो भी कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है या फिजिकल कैपिटल है, आप उसको अच्छे से मैक्सिमम तरीके से यूज कर पा रहे हैं. ठीक, तो पहला इंडिकेटर ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री इज दैट exports are more than imports. Second, you are not dependent on any country and your growth and development is not, let's say, dependent on some other country's growth and development. ऐसा नहीं है कि आप जब कोई दूसरा कंट्री ग्रोथ करेगा तभी आप करोगे, नहीं. तो इसीलिए एक्सपोर्ट्स अगर ज्यादा होते हैं than imports, obviously that is a disequilibrium condition, but that is a favorable or let's say a good condition अंडर डिसइक्विलिब्रियम. ज्यादातर कंट्रीज यही कोशिश करती है कि जो उनकी इकोनॉमी है वो अपर हैंड में रहे. दैट इज अपर हैंड मींस एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स. इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, देन ऑब्वियसली द ओवरऑल फीचर और लेट्स से द ओवरऑल पिक्चर इज इन फेवर ऑफ दैट कंट्री. सो दिस इज व्हाट डिसइक्विलिब्रियम मींस. अब बात आती है डिसइक्विलिब्रियम होता क्यों है, ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे.